everyone, a very logical day to everyone. और चलो हम देखते हैं reading comprehension. Something new about the topic, something new about how to solve this reading comprehension. So let's see what it is about, and let's see how to solve it. Rather, how to understand what we are reading. पहले आज हम देखते हैं कि हम समझें कैसे, है ना? आपने एक बार आपको बताया है कि हम पढ़ते कैसे हैं, उसमें बेसिक्स लिया था मैंने. How to read, how to understand. Let us see now. So when we are reading, before I start explanation of this, there are reading comprehension. It will contain like 3 to 4 paragraphs हो सकते हैं, और फिर इसके ऊपर हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं और किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, दैट इज व्हाट अ मेजर प्रॉब्लम इज. बिकॉज इफ यू गेट लेंथी आर्टिकल्स तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें कुछ ध्यान में रहता नहीं है. सो द बेस्ट थिंग इज दैट every paragraph would have a major point. We need to identify that point. If I can keep it as only P. So if we have this point, and the point is what? The idea around which the complete paragraph revolves. तो जब हमारे पास ये सारी पॉइंट्स आ जाती हैं, ठीक है, बार बार हमारा दिमाग इस तरफ जाता है when we are reading, so then we are able to identify the central idea or the main idea. ये हमने किया है एक सेशन में. ठीक है, और सेकेंड सेशन में हम सोचते हैं कि सॉरी excuse me, how to come to the point of that paragraph, right? और सोचो पैराग्राफ है इतना लेंदी, पर मेजर पॉइंट इसमें क्या होगी, तो ऑथर इतने पैराग्राफ्स लिखता क्यों है? पहले तो ये समझेंगे, तो ऑथर इतने पैराग्राफ्स इसलिए लिखता है बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट आइडिया टू डिस्कस इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. दे कांट बी जस्ट पुट टुगेदर ऑल ऑफ देम टुगेदर, नहीं हो सकता है. तो अगर अलग अलग बातें होंगी तो वो अलग अलग एक ब्रेक लेके करेगा, तो एक नया पैराग्राफ बनाएगा. अब हमारा काम क्या है, अब हमें ऑथर का दिमाग समझना है. तो हम उसका दिमाग कैसे समझेंगे? उसने जो लिखा है वो कैसे लिखा है, क्या सोच के लिखा है वो, राइट? तो हर एक चीज उसका ओपिनियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओपिनियंस एंड द एक्स्ट्रा थिंग्स आर देयर एंड दे आर टू बी रिमूव्ड. And when they are to be removed, only then we can come up with a cream, isn't it? So understand what an author has to convey. He gives us a few points. That means the message of the author, जो वो convey करता है. ठीक है, then he gives us reasoning. तो P से हमारे पास पॉइंट आ जाता है, R से हमारे पास रीजनिंग आ जाता है. तो सोचो रीजन होता क्या है कि भाई मैं ये जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात मानो, ऐसा ऑथर या स्पीकर बोलेगा. ठीक है, तो मेरी बात हम एज अ रीडर हम क्यों मानेंगे उसकी बात, जब तक वो अपनी पॉइंट को स्ट्रेंथन ना करेगा. सोचो आप भी जब जाते हो, आपको कुछ बोलना होता है आपके पेरेंट्स से, तो यू डोंट जस्ट गो एंड से इट वेरी ब्लंटली दैट सी आई वांट दिस टू हैपन. पापा बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? पापा तो पूछेंगे, मम्मी भी पूछेगी, आराम से थोड़ी बोलेंगे हाँ चल भैया जो बेटा जो मांग रहा है वो दे देता हूँ. कोई नहीं बोलने वाला ऐसा. तो आपको उसको अपनी पॉइंट को स्ट्रेंथन तो करना ही पड़ेगा ना, कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ. तो आप आपका केस बिल्ड करते हो ना अपने पेरेंट्स से बात करने के पहले, कि व्हाट यू वांट टू डिस्कस समथिंग, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग. सो यू विल फाइंड आउट द रीजंस व्हाई आई वांट टू डू इट. व्हाई? बिकॉज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू. ठीक है ना, तो इन सारी तैयारी करके आते हो, उस तैयारी में हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग देंगे. तो ऑथर भी जब कुछ लिखने बैठेगा तो उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना. अब तैयारी में वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी पॉइंट लिख के दे देगा, हम नहीं मानने वाले एज रीडर्स, हम क्यों मानेंगे भाई. ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना. अब वो क्या देगा, वो देगा फैक्ट्स एंड फिगर्स. वो अपनी बातों को स्ट्रेंथन करने के लिए फैक्ट्स देगा, डिटेल्स देगा, राइट? किसी और के ओपिनियंस देगा, किसी मूवी का, किसी बुक का रेफरेंस दे देगा कि देखो भाई इस बंदे ने भी ये कहा है, इस लीडर ने भी ये किया है या कहा है. ठीक है, तो रेफरेंसेस देगा. अच्छा, उस चीज के वो बेनिफिट्स भी दे देगा, बताएगा. हो सकता है वो कुछ सजेशंस भी दे देगा.
मतलब ये सारी चीजें वो क्यों देगा? Merits, demerits, advantages, disadvantages, pros and cons of the complete matter. Why would he give all this? To strengthen his opinion, his position, his message, his stance. वो जो कन्वे करना चाहता है उसका जो मेन आइडिया है ना, जो हमें निकालनी होती है मेजरली। कैसे निकालेंगे? जब हम पॉइंट निकालेंगे तो बाकी सारी चीजों को फिल्टर करना है ना हमें तो, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर गिवन एज रीजनिंग, एंड देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज द एग्जांपल, कि देखो मैं जो बोल रहा हूं वो इस कंट्री ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, तो मैं जो बोल रहा हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भी ये सारे कोर्सेज चलने चाहिए, तो मेरी पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना एज एन ऑथर। इफ आई टेल यू दैट द इन दैट द कंट्रीज or the universities in USA or the universities in UK or the universities in Mauritius are coming up with all these courses. So our universities, that is in India, also they should follow or they should come up with these new courses to be changed with the advancement in technology. ये भी रीजनिंग हम दे सकते हैं ना, वो सारे यूनिवर्सिटीज फॉलो करें ये कोर्सेज, ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल हो गया, राइट? तो समथिंग दैट इज सिमिलर इज डन, ऑलरेडी डन, वो एग्जाम्पल होता है ना, ऐसा किया है। अगर ऐसा हुआ है तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज, अपनी जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें भी कुछ नया कोर्स लेके आना चाहिए, तो मेरी पॉइंट एज एन ऑथर स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज कर चुकी हैं ऐसा और वो सक्सेसफुल भी रही है, तो हमारे इधर भी सक्सेसफुल होंगी अजम्पशंस। लेकिन मैंने तो अपना पॉइंट यहां से स्ट्रांग कर दिया, ठीक है? अब आखिरी वाला जो पॉइंट होता है पी अगेन, ये देंगे ऑथर का फाइनल पॉइंट, राइट? सो समथिंग दैट इज स्ट्रेंथेंड ओपिनियन, तो ऑथर वापस से अपने ओपिनियन पे आ जाएंगे, पर ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आसान नहीं है। मैं पहले से ये एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, राइट? इट इज नॉट इजी, but this is going to help you filter out all the unnecessary things in the passage, whether they are lengthy or it's a short passage, whatever be the task. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट देयर, कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट वो चीज होती है जो कि ऑथर का पॉइंट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है? बाकी चीजें, कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो रहती हैं, पर कई सारी चीजें उस टाइम पे हमारे पास सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने के लिए इतनी जरूरी नहीं है। अगर हम उसे समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे ये सारी चीजें जो दी हैं, इट इज जस्ट गिवन बाय द ऑथर टू कंसोलिडेट हिज ओन पॉइंट। अपने ही पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑथर ये सारी चीजें देते हैं और फिर अपनी पॉइंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो हमें वही चाहिए जो उनका मेन आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, राइट? सो लाइक गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग of an article in this manner. This is going to take time. I'm again telling you, I'm noted down. It's going to take time, right? But then when you read, as I have suggested, कि आपको रीडिंग तो करनी ही है, और आप जो भी पढ़ते हो, आप चाहे स्पीकिंग करो या रीडिंग करो, तो भी आपको पॉइंट पे आना जरूरी हो जाता है, और बाकी सारी चीजें थोड़ा सा ऐसे शैडो में रख दो, तो आपके पास पॉइंट उभर के आ जाएगी और उसके हिसाब से आपके कई सारे आंसर्स करेक्ट जाते हैं, ठीक है? So let's see whether you have understood this or no, and let's apply it here. Now, this is a little lengthy passage, तो साथ साथ में हम इसे करते हुए जाएंगे, तो हम पढ़ भी लेंगे और इसमें से आइडियाज निकालते भी जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर लेंगे। So what exactly is a GMO? The official USDA definition is an organism produced through genetic modification. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ जो भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम जीएमओ कहते हैं। Strictly speaking, all plant breeding methods, including simple cross breeding, alter a plant's DNA. So all agricultural products are genetically modified. तो जो भी आजकल प्रोडक्ट्स कुछ नए नए बनते हैं, ठीक है, आप गुआवास देखोगे तो इतने बड़े आ जाएंगे, ठीक है, तरबूज देखोगे तो इतना सा तरबूज आ जाएगा, ये भी होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो कि क्रॉस ब्रीडिंग होती है,
इसे यूजेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है. So they are genetically modified technically. Now they have been since the dawn of agriculture thousands of years ago. Genetic engineering in today's conversation is a more precise and expedient method of modification, however. तो पहले तो होता ही था नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से. अब जान करके किया जाता है ये, तो इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग. तो इंजीनियर सिर्फ वो इंजीनियर पर्सन नहीं होता है, पर इंजीनियर एक वर्ब भी होता है, एक एक्शन भी होता है. टू इंजीनियर थिंग्स मतलब चीजों को अपने हिसाब से चलाना. तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंजीनियरिंग समथिंग, राइट? So this is genetic engineering now. There it is a noun also. Now sometimes the benefits created by GMOs are simply to allow your food to last longer. तो अब हम करते हैं benefits कि हमें GMO से benefits क्या होते हैं. तो लंबे समय तक हमारे लिए खाना जो रहता है वो सही रहता है. Now a recent example of a GMO crop, that example. अब देखो उसने अपनी पॉइंट कह ली पैराग्राफ में, और अब उसने एग्जाम्पल के साथ अपनी पॉइंट को रखा है, ठीक है. It provides a consumer benefit is the Arctic apple, which is genetically modified to prevent the browning of the apple once sliced. ना अब बचपन से हमने देखा है कि एप्पल अगर हम एक काट देते हैं तो फिर वो ब्राउन हो जाता है, और उसमें आयरन होता है, फिर वो ऑक्सीजन के टच में आता है. सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. व्हाई डज एन एप्पल टर्न ब्राउन वंस इट इज स्लाइस्ड? अब यहाँ पे क्या है, आर्कटिक एप्पल ब्राउन नहीं होगा, आपने उसे आधा काट के रख दिया तो भी खराब नहीं होगा, ठीक है. इट सेज a PhD candidate studying sustainable food systems in developing countries. अब देखो किसी ने कहा, किस चीज के बारे में कहा, लेकिन पॉइंट ये रहा to allow your food to last longer. So this becomes the point of this paragraph, right? Genetic engineering, genetic modification हमेशा रहती है. बैकग्राउंड बिल्डिंग हो गया. जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी का है, आजकल ये चल रहा है. This is what the point of the author is in this paragraph. Coming to the third. Now, the term GMO can sound scary when you first hear about it, says Vogliano. However, consumers should feel confident that GMOs on the market are safe to consume and to date have not been linked with any adverse health effects. He says one point I hear often is that GMO wheat is causing the rise of wheat sensitivities. However, this is not true as GMO wheat is not available for commercial use in America. ठीक है, तो यहाँ पे उसने अपनी ही बात कही, और उसे ये कहा कि लोगों को स्कैरी लगता होगा लेकिन है नहीं, ठीक है. उसके खिलाफ अभी तक जीएमओ प्रोडक्ट्स के खिलाफ मतलब कुछ भी नेगेटिव आया नहीं है. कुछ छोटी सी बात हुई थी वीट को लेकर, लेकिन उसने बात क्लियर कर दी कि ये वाली वीट तो अवेलेबल ही नहीं है कंज्यूमर यूज के लिए, तो हमने तो सिर्फ ऐसे ही ट्राई की होगी, राइट. सो दिस बिकम्स व्हाट द पर्सन इज सेइंग, बट वेयर इज द पॉइंट uh, of his saying, and that is that you will get scary but there is nothing to be afraid of. So ye, it may sound scary, it can sound scary when you first hear about it, but it is not. तो पॉइंट क्या हो गई कि स्केरी लगता होगा पर है नहीं. सो देर इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, ये उसका पॉइंट हो गया, ठीक है. तो यहां से देखो पॉइंट क्या हो गया कि सदियों से ये काम चल रहा है. उसे कहा था सिंस द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. तो लंबे समय से ये चल रहा है. जीएमओ पहले नेचुरली होता था, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ठीक है. अब इसका मकसद क्या है, क्यों होता है ये? टू अलाउ लास्ट लॉन्गर, द फूड, अलाउइंग द फूड टू लास्ट लॉन्गर, ठीक है. इसमें कई लोगों को डर लगता है, बट नॉट टू बी अफ्रेड, इसका कहना है. अभी भी ऑथर अपने किसी और का ओपिनियन दे रहे हैं, तो किसी और का ओपिनियन ऑथर तभी देगा जब उसे अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करना होता है. Now, a lot goes into making sure that GMO products are safe. More than 75 studies are performed on each new biotech food crop before it is commercially available in the US, explains Cochran. This ensures they are safe for people, animals, and the environment. देखो अब उसे बात वहीं से कंटिन्यू करी. नॉट टू बी अफ्रेड मतलब दे आर सेफ फॉर पीपल, और सेफ फॉर पीपल अगर इसकी पॉइंट है तो उसका बैकग्राउंड बिल्डिंग कैसे की उसने? ये सेफ है क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत जा रही है उसमें, right? So the hard work that is put into it becomes the base of stating that this GMO is safe. ठीक है, आप ऐसा पूरा फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आ सकता है ना आपको, जैसे आप रीडिंग करते जाओगे.
अब इसके पहले आपने जीएमओ नहीं सुना होगा तो अगर, तो नो प्रॉब्लम, you can still read it and understand it. That's it. Now, and then there's the issue of potential ecological imbalance. So while the genetic modification of crops may come with benefits, the sheer production volume of a single crop variety creates an ecological balance in our agricultural system. ठीक है, यहां से अब वो एक इश्यू की बात कर रही है। तो इश्यू का मतलब होता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई चीज बड़ी अच्छी लग रही है हमें, उसे प्रोडक्शन में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी कुछ नया लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वो उसको रख भी सकते हैं, लंबे समय तक काम चलेगा भी, सब बढ़िया है। लेकिन अगर एक ही चीज को आप कल्टीवेट करते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इकोलॉजिकल, राइट? सो मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट देर इज वन प्रॉब्लम, दैट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब जब हमें पता होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर कोई क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली इसी पैराग्राफ पे आएंगे ना, इसके पहले तो वो नहीं दिया था उसने कुछ भी। सो व्हेन वी कम अप विद दैट पॉइंट ऑफ एवरी पैराग्राफ, वी सॉल्विंग ऑफ द or coming to the right answers becomes very easy for us. Now, the sheer production volume of a single crop variety creates an ecological imbalance in agricultural system. Biodiversity loss is one of our generation's gravest concerns. ये उसका है, मतलब अपनी जनरेशन में अगर हम किसी बायोडाइवर्सिटी को खो देते हैं, किसी एक स्पीशीज को खो देते हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। दैट इज द कंसर्न, right? Today we have two options to determine this, and one is to look for the USDA organic certification on the food items. You can also look for a third party non-GMO project label indicating the product contains no GMOs. However, this label is voluntary and it may cause confusion. अपनी मर्जी से लगाना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, तो अगर दो ऑप्शंस पे क्वेश्चन आता है तो हम वापस इस पे आ जाएंगे, राइट? तो क्या है? टू लुक फॉर दिस यूएसडीए सर्टिफिकेशन जो होगा, इस पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, ठीक है, या हम थर्ड पार्टी नॉन जीएमओ प्रोडक्ट लेबल लगाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी नॉन जीएमओ प्रोडक्ट लेबल लगाने में हमारी मर्जी है कि हम अपने प्रोडक्ट पे ये लगाएं या ना लगाएं। तो कोई लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? सो देन इट मे कॉज कंफ्यूजन, वो ये दे रहा है बस। तो ये ऑप्शन है हमारे सामने दो। So we need something that is not true about GMO. So food grown by GMO helps it to last relatively longer. ठीक है, ये दिया था उसमें last longer वाली बात। Helps in the development of sustainable food products. Again the same thing. GMO wheat is causing the rise of wheat sensitivities among American people. ये उसने mention किया था, लेकिन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि कमर्शियल यूज के लिए तो था ही नहीं वो wheat, right? And they are safe for consumption and do not cause any side effects. उसने last paragraph में कहा था first slide पे। Now provide a suitable title to the passage. So the ecological imbalance created by GMO पर create हुआ है क्या imbalance? ठीक है, imbalance तो create नहीं हुआ था। Unreliable label on the processed food and its consequences. Journey of GMO from its inception to the modern day status or the advantages and disadvantages of GMO. ये better होगा, क्योंकि कुछ अच्छी बात थी, कुछ सही नहीं है, या तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात भी थी। पर लेबल अनरिलायबल है और उसका कॉन्सिक्वेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे मेंशन भी नहीं कहा था, सिर्फ कहा था कि कंफ्यूजन है, ठीक है। सो डी विल बी द बेटर चॉइस हियर। हाउ कैन जीएमओ कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द नेचर? उसे कहा था कि हम अगर एक ही चीज को बार बार कल्टीवेट करते जाएंगे तो फिर इम्बैलेंस बन जाएगा। तो लेट अस रीड। एज जीएमओ इज हार्मफुल एज द फूड बिकम्स ड्यूरेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। तो हार्मफुल हो जाएगा ऐसा। एज ओनली वन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इज प्रोड्यूस इन अ वेरी वास्ट क्वांटिटी थ्रू जीएमओ causing loss of biodiversity, ये उसने कहा था। दैट इज द पॉइंट। According to the passage, why can't the consumers identify GMO modified food? Consumers क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, जो उसने लास्ट पैराग्राफ की लास्ट फ्यू लाइंस में कहा था कि कुछ तो उसमें यूएसडीए का वो लगा सकते हैं, ठीक है, और लेबल लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगाएंगे। थर्ड पार्टी लेबल कुछ लगता है, नहीं लगता है। इन दैट केस देयर वुड बी कंफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑप्शनल एंड नो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरीज रेगुलेशंस आर देयर टू मेंटेन इट। जैसे मैंने कहा था, मैंडेटरी नहीं है लेबल लगाना, तो कोई लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ग्रेवेस्ट हमारे पास सेंटेंस में आया था, तो इट इज लाइक वेरी सीरियस एंड सिग्निफिकेंट। इट इज अ ग्रेव इशू, अ ग्रेव मैटर।
मतलब आप सोचो ग्रेव का मीनिंग ही क्या होता है, बड़ा सीरियस। ग्रेव यानी कब्र होती है, अब कब्र में लोग तो सीरियसली सोए रहते हैं ना फिर, तो इसलिए वो ग्रेवेस्ट और ग्रेव का मीनिंग सीरियस वाले आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, मतलब आप उसे रिलेट करो, किसी भी वर्ड को किसी के साथ भी रिलेट कर दो, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, राइट? सो एज आई से, ग्रेव मीन्स सीरियस। ग्रेव इज सीरियस, और सीरियस हो सकता है, ग्रिम हो सकता है, ठीक है। सोलम होता है ना बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल कोई हंसी नहीं, वो वाला एक हो जाता है उसका मीनिंग। तो ग्रेव मैटर होता है, ग्रेव इश्यू होता है यार, मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है, तो ये हो जाता है इसका मीनिंग। तो ग्रेवेस्ट सबसे ज्यादा सीरियस, सिग्निफिकेंट, तभी तो ग्रेव मैटर है। चलो 5 तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब एक और पैसेज है। सो प्रोटीन शेल्स डिजाइंड यूजिंग एआई कैन वर्क एज कैरियर्स फॉर इम्यूनिटी इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, generating more antibodies in mice than some competing vaccine approaches. AI can design extremely dense protein shells that could one day lead to more potent vaccines. तो ये क्या करेंगे, dense protein shells बना सकते हैं AI। Genetic material of viruses is housed in protein shells. Similar shells made in the lab are used in vaccines, encapsulating molecules that induce an immune response in the body. देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसे जॉनर का आर्टिकल आ जाता है जो कि हमें मन नहीं होता है पढ़ने का, या तो हमें समझ में नहीं आता है अनलेस वी आर फ्रॉम द सेम सेगमेंट देयर, राइट? तो अगर अब हमें समझ में नहीं आता ये साइंस है या एआई है या डिजाइन है या प्रोटीन शेल है, क्या ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से समझना है और उसमें से पॉइंट निकालनी है जो इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। सो chemical and biological properties of these artificially made shells depend on their construction। तो इसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी, उनके कंस्ट्रक्शन पे। Any imperfections in them, no matter how small, make them less effective, causing them to be unstable and react unpredictably inside cells। इसका मतलब परफेक्ट होने चाहिए वो बिल्कुल जब शेल्स बनते हैं तो, ठीक है, कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बनेंगे, जरा भी गड़बड़ होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में भी चेंज आ जाएगा। Isaac Lutz at the University of Washington in Seattle and his colleagues wanted to see if using artificial intelligence could make the design and creation of these shells more precise। तो अगर वो AI यूज करके बनाते हैं तो प्रिसीशन यानी एग्जैक्टनेस होगी ज्यादा या नहीं होगी, ये उन्हें चेक करना था। तो दिस कम्स अप एज वन पॉइंट। They first fed the AI the properties they wanted a shell to have, like its size and porosity। Porous कितना है, porous का मतलब होता है pores, deep pores होते हैं ना, through which the liquid can actually be transferred from one side to the other, वो pores होते हैं। The AI can then use reinforcement learning, the same iterative process AI systems use to learn to play games like chess, by trying different moves, then receiving feedback and trying again। Here, the AI's moves were combining, folding, and intertwining small protein structures called alpha helices into 20-sided shells, then checking whether the design had the desired properties। बढ़िया। तो इन्होंने पहले फीड किया, ठीक है, और फिर चेक किया हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो अब ये जो बात है, why this paragraph is giving you the process। तो हम जब रीडिंग करते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर उसने बैकग्राउंड बिल्डिंग करके अपनी पॉइंट बता दी कि हमें अगर प्रोटीन शेल्स बनाने हैं, कैसे डेंस प्रोटीन शेल्स बनाने हैं, तो वैक्सीन में या किसी में पोटेंट वैक्सीन में मतलब ये काम आएंगे। तो पहले इसका यूज बता दिया कि ये बनाने तो हैं और बढ़िया बनाने, क्योंकि जरा भी गड़बड़ होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग हो जाएंगे। तो उसने पहले ग्रेविटी ऑफ द मैटर बता दिया कि क्यों इतना जरूरी है एग्जैक्ट बनाना। तो ये बैकग्राउंड बिल्डिंग हुआ, फिर अपनी पॉइंट पे आया कि ठीक है, हम एआई को यूज करके बनाते हैं तो देखते हैं प्रिसाइज बनाने पर या बन भी सकता है एआई के साथ या नहीं। फिर उसने ये प्रोसेस दिया। नाउ सी वी हैव सेग्रीगेटेड, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट दीस 3 पैराग्राफ्स आर डूइंग। Now, after the AI designed hundreds of thousands of shells, the researchers created about 350 of them in the lab। They examined them with an electron microscope and found the AI had made more dense shells than had ever been created। तो ज्यादा shells बन गए, ज्यादा dense बन गए।
Lutz says this is because it started with very small building blocks that could be made to fit together more neatly than bigger protein structures that researchers previously used. तो एआई के साथ छोटे 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 यूनिट्स बन गए जो कहीं पे भी कैसे भी फिट हो जाएंगे, तो ज्यादा डेंस बन गया वो। और जो रिसर्चर्स मैनुअली बना रहे थे, सो खुद बना रहे थे जो, तो वो इतने स्मॉल यूनिट से नहीं काम कर पाए, right? So he is giving you the reason also that AI made more dense shells than what they were doing. So this comes up as a result of their experiment. Now it's like we previously had to buy something like protein Legos first, and what you could build was limited with how they could fit together. Whereas now we can say what we want to build, then the AI designs and connects the exact Legos needed to accomplish that. तो अब हम जो चाहते हैं उसी तरीके से ये AI बना देता है, ये उसका रिजल्ट हुआ. Now to test how high density affects the shells uses in living cells, teams studied the shells with different molecules and inserted them into mice. अब ये रहा एक्सपेरिमेंटेशन किस चीज का, उसकी, क्योंकि इन्हें जो चाहिए था वो हाई, उससे ज्यादा डेंसिटी के सेल्स बन गए एआई की मदद से. अब हाई डेंसिटी सेल्स जो बन गए, प्रोटीन शेल्स जो बने, उससे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ा. और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है माइस पर. ठीक है, तो आप ये धीरे धीरे पूरा पैसेज का जो फ्लो है वो समझ में आ गया, आई होप सो. ठीक है. Now, notably, in one experiment with molecules that trigger production of influenza antibodies, AI design shells resulted in a small but statistically significant increase in immune response compared with some more conventional vaccine candidates that are currently in clinical trials. ठीक है, तो जो दूसरे वैक्सीन की चीजें थी जो कि क्लिनिकल ट्रायल के अंडर थी, ठीक है, उससे थोड़ा सा कहीं ज्यादा इन्होंने इंक्रीज इन इम्यून रिस्पॉन्स हुआ जब उनके साथ कंपैरिजन किया. Ruth says that this is because of the precision of the AI method. वापस से इसी बात पे आ गया क्योंकि ये प्रिसाइज था, इसलिए ये मेथड सही था. Every molecule is exactly where it needs to be on the shell, and the shell is structurally sound enough to support many of them. Now it's astounding that the team could do this. बहुत बढ़िया बात है ये. It takes evolution billions of years to design single proteins that fold just right. But this is another level of complexity to fold proteins to fit so well together and make close structure, says Martin Nobel at Newcastle University in the UK. At the University of Michigan, he says that in addition to vaccines, AI designed protein shells could be useful for gene therapy. It could be useful for gene therapy where genetic material could be placed, अभी भी could be कर रहे हैं, inside of a shell tailored so that the patient cells don't react to it adversely. तो यहाँ पे देखो अब पूरा पैसेज का स्ट्रक्चर क्या था, उसका बैकग्राउंड था प्रोटीन शेल्स बनाने हैं, चलो एआई के साथ बनाते हैं. प्रोटीन शेल्स बनाए हमने, पूरा प्रोसेस किया, ध्यान से किया, एआई ने बहुत बढ़िया बना लिया. अब देखते हैं कि अगर उसने हाई डेंसिटी के साथ बनाया है प्रोटीन शेल, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका कंपैरिजन क्या था. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, माइस के ऊपर चलाया, उसका कंपैरिजन क्या था, इम्यून रिस्पॉन्स माइस में इन शेल्स के साथ थोड़ा सा बढ़ गया जो कि एआई ने बनाए थे शेल्स, उस एज कंपेयर टू दो शेल्स जो कि ऑलरेडी वैक्सीन वाले उसमें एक्सपेरिमेंट में चल रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे थे. तो अब हमें पता चला कि एआई से बने हुए जो शेल्स हैं वो बड़े काम के हैं और आगे और इस जेनेटिक मटेरियल थेरेपी में काम आ सकते हैं. इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मॉडल्स होते हैं दे एक्चुअली गिव अ चेंज टू द होल आइडिया. तो हमारे पास आइडिया, हमारे पास पैसेज, हमारे पास रीजनिंग पॉइंट से समझ में आ गया कि एआई ने शेल्स बनाने में बड़ा माहिर है और उसे सही तरीके से प्रिसाइज शेल्स बना दिए. अब वो आगे हम कैसे यूज करेंगे वो ह्यूमंस पे डिपेंड करता है. बस ये इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई. लेंदी लग रहा था, साइंस पैसेज है, नहीं पसंद आता है, लेकिन जो भी हो हमें समझना तो है. दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? What was Isaac Newton's vision about protein shells made in the laboratory? They wanted to amend the design and make the formation of the shells more specific through the help of artificial intelligence. उसे AI यूज करना था. ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, उसे प्रिसाइसनेस चाहिए थी.
What can be inferred from the results of the study conducted by Isaac Lutz and his colleagues? हमें पता है कहाँ पे मिलेगा उसका आंसर, तो we can go back to that passage or we can actually read. The results concluded that with the help of an electron microscope, it was found that shell construction was less dense. नहीं, less dense तो नहीं था, वो denser था, तो हम इसे out कर दें. Number of shells produced increased more after, पर सिर्फ number of shells की जरूरत नहीं है, वो shells कैसे बने हमें वो बताने. They were able to construct more compact cells, मतलब dense. ठीक है, कॉम्पैक्ट यानी कम जगह में बहुत ज्यादा होना, तो उससे डेंसिटी बढ़ जाती है ना उससे. मतलब अब लिक्विड सोचो, लिक्विड ऐसा फैला हुआ रहता है तो वो डेंस नहीं है, लेकिन उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कम कर देंगे, जैसे फ्रीज कर देंगे, तो वो कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, डेंस भी हो जाएगा वो. Then which of the following statements does Martin Noble agrees with? So it is surprising to see how the team was able to execute the task of folding the protein so close together. वह सही था हमारे पास. And a suitable heading to the passage में हम किसकी बात करेंगे? AI designing effective protein shells की बात करेंगे. ठीक है, तो वैक्सीन स्ट्रॉन्गर थी नहीं, एनफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात नहीं थी, अगेन शेल्स यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन ये भी नहीं था. तो प्रोटीन शेल्स जो डिजाइन किए गए एआई से, ठीक है, वो सही तरीके से थे, इफेक्टिव थे, ये हमारा आंसर हो जाता है. और इटरेटिव, सेम, रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीट करना. अगर आपने कभी एक वर्ड सुना होगा रिएटरेट, ठीक है, तो जो चीज इटरेटिव होती है मतलब सेम होती है, मोनोटोनस होती है, तो बार बार वही चीज कहना इज कॉल्ड इटरेट. ठीक है, तो ऐसे हो जाता है. अटर यानी बोलना, टू अटर द वर्ड रिपीटेडली इज टू रीइटरेट. So because you are saying it again and again, it becomes monotonous also, right? ओ, हमारे हो गए 2 पैसेजेस. देखो कितनी जल्दी हो गए. हमने बेसिक समझा, राइट. जिसने नहीं ध्यान से समझा है तो प्लीज वो जाके जो टेक्निक है समझने की, पैराग्राफ कैसे समझना है वो, एक और टेक्निक जो मैंने पिछली बार दिए थे सीक्वेंशियल पॉइंट टेक्निक, वो समझा दिया. दूसरा टेक्निक अंडरस्टैंडिंग प्रेप वाला, वो समझा दिया. 2 पैसेजेस समझा दिए, 2 पैसेजेस में आपको प्रेप वाली टेक्निक अप्लाई करके बता दी, राइट. अब आपका काम होता है कि आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करें. छोटे से आर्टिकल जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, काइंडली अप्लाई दिस टेक्निक देयर, राइट. So that's all for today, and thank you, and I hope you'll read better now. Thank you and see you.